मैं इस मुल्क में हूं, मुझे तुम अदालत में तो बुलाओ। बदतरीन शिकस्त हुई है इनको मेरे 4 साल के यूट्यूब के कंटेंट से। मैंने यूट्यूब को ये लिखा है कि भाईजान आप बेसिकली यो पार्टनर, आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। ये समझते हैं कि शायद इन अकाउंट बंद करने से लोगों का रिस्क जो है रुक सकता है। मेरी जो इनकम है इस महीने के अंदर यूं शूट की है कि जिसका आप सोच नहीं सकते। अब ये जो लोग थे ना जिन्होंने नहीं भी इनका चैनल देखना था, वो अगले 3-4 दिन देखेंगे। जिन बेचारों को ये लाखों रुपया तनख्वाहें दे के करते हैं, उनको सिर्फ ये रखा हुआ है कि औरिया मकबूल जान एक ट्वीट करे और नीचे उसको माँ बहन की गालियां देना शुरू कर। अब इस वक्त मैं हूँ, ये मौलाना तारिक जमील है, दोनों को मुलायन किया जाता है। मोहम्मद अली मिर्जा वो पहले इमरान खान के हक में था। बेसिकली मिर्जा साहब अगर बनी उमिया और बनु अब्बास के दौर में होते तो इंतहाई एक आजिज, मस्कीन और हुकूमत के साथ चलने वाले बंदे होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, सियासत और सोशल मीडिया दोनों एक से जुड़े हुए हैं, बल्कि सोशल मीडिया ना हो आजकल सियासतदान सियासत नहीं करते। गुज़िश्ता रोज़ आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का कहा गया। उनमें से एक जनाब औरिया मकबूल जान साहब का भी है। औरिया मकबूल जान साहब ने जो यूट्यूब की तरफ से उनको मेल आई है उसके ऊपर जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया आज वो आपके सामने रखते हैं और उसके साथ बात करेंगे कि ये जो एक्स फॉर्मली ट्विटर है उसकी एक AI टूल है जिसे हम ग्रोक कहते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से ग्रोक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या कोई भी कुछ भी सवाल पूछ रहा है। ज़्यादातर लोगों ने जो सवालात पूछे हैं उससे वो इमरान खान से मुतालिक है और उसके ऊपर उसके जवाबात बड़े हैरानकुन हैं। क्या हैरानकुनी है उन जवाबात में और औरिया मकबूल जान से मुतालिक उस ग्रोक ने क्या इंकशाफ किया है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो सर ये बताएं कि जो आपको नोटिस आप गए थे उस हियरिंग में जो 24 को कॉल बनी थी? नहीं, 24 को तो फैसला हुआ है ना। अच्छा, फैसला हुआ, उससे पहले इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी आपको बुलाया हुई है, 4 जून को शुरू हुई है, 24 जून को उन्होंने खत्म कर दी। इंक्वायरी जो है पेश कर दी और मजिस्ट्रेट के साथ। देखिए मैं मजिस्ट्रेट, चूंकि मैं मजिस्ट्रेट खुद भी रहा हूँ, ये सिविल जज को उन्होंने अब मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए हैं। तो वो ये जैसे थाने वाले लाते होते हैं कि ये है, तो उसके मतलब होता ये होता है कि उसको अगर कोई बेल ऑर्डर होता है तो उसको बुलाया जाता है, सब कुछ होता है। इसमें मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो ऑर्डर इन्होंने किया है, ऑर्डर ये जो 24, ये बेसिकली वो ऑर्डर ऐसा है कि जिसमें ना किसी को बुलाया गया, ना इंक्वायरी में बुलाया गया। अच्छा। ना मैं पता है कोई इंक्वायरी हो रही है, ना कोर्ट में बुलाया गया यार उसको देख लें, वरना नॉर्मली अगर कोई हो तो AG को बुलाते हैं जिसको। तो इसकी वजह से इसके जो ऑर्डर है इसके ऊपर उन्होंने करके भेज दिया। इससे पहले मेरे अकाउंट फ्रीज हुए और उसके साथ साथ मेरा जो है उन्होंने अपना PCL जो होता है ना, पासपोर्ट, ना सिर्फ आपके बल्कि पूरी फैमिली, काफी फैमिली, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के, सब कुछ, और मेरे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे भी मुझे दे दिया गया था। ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर मैं अदालत में गया तो अदालत ने उसके ऊपर एक फैसला किया। 10 सफ़े का फैसला है और ये उस जज ने किया है जिसको वो इस्लामाबाद में सिंध में लेके आए थे। अच्छा, मतलब सोमरो साहब ने, उन्होंने 10 सफ़े का उड़ा कर उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिक जस्टिस दैट नो वन शैल बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग अफोर्डेड अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। ठीक है, कि बगैर सुने, ठीक है, बगैर सुने किसी को कंडेम नहीं किया जा सकता। दूसरा उसके बाद ध्यान रुका, द रूल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस पर्टिकुलरली द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डी आल्टरम पार्टम। ये एक लैटिन लफ्ज़ है कि ऑर्डी आल्टरम पार्टम का मतलब ये होता है कि कोई शख्स भी उसको सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला दिया नहीं दे सकता। नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। उसने तर्जुमा भी किया, आर नॉट ओनली सोनली क्रिएशन ऑफ द वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस बट आर एम्बेडेड डीपली इन द फैब्रिक ऑफ इस्लामिक लीगल ट्रेडिशन। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस फिका हैज हिस्टोरिकली एम्फसाइज्ड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द फेयर हियरिंग बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ एनी एडजुडिकेटिव एग्जेक्टिव अथॉरिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स राइट्स। ठीक है, एक तो ये, फिर उसने सारे डिस्कस किए फंडामेंटल राइट। आखिर में उसने कहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ना हो और उसके खिलाफ फैसला किया जाए। उसके बाद उसने कहा, इन व्यू ऑफ द, पूरी 10 सफ़े का फैसला लिखा है, इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग द एब्सेंस ऑफ द प्रायर अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी vitiates the legality of the petitioner's placement on PCL. Accordingly, such action being the ultra virus, the passport rules 2021 and the settled principle of the constitutional governance। देखा, ये तो पासपोर्ट रूल्स के भी खिलाफ है क्योंकि आपने अप्रूवल किससे लेनी है? फेडरल गवर्नमेंट से लेनी है, यानी जो कैबिनेट है वो अप्रूवल देगी इस पर, और उसके सामने केस पेश करने का करता कह रहा है। ठीक, कैन नॉट बी सस्टेन एंड इज लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन।
उसने कहा इसको तो मैं अभी ख़त्म करता हूँ, और उसने डायरेक्ट किया है डीजी पासपोर्ट को गिरफ्तार। एक तो ये है कि ये जिस दिन ये अदालत के खिलाफ हम जाएंगे तो ये प्रिंसिपल जो है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। दूसरा ये है कि ये कंटेंट के बारे में बहस करते हैं। कंटेंट के बारे में मैंने लिखा है, द said YouTube channels are a source of publicly disseminating, propagating false, misleading and fake information against the state institutions। ये कौन कह रहा? ये उसने कहा है, अपना उन्होंने जज साहब ने रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जिसको उन्होंने जज साहब ने उन्होंने कहा कीपिंग इन द व्यू, उनकी रिपोर्ट जो है ना उसके ऊपर जज साहब ने मोहर लगा दी है ना, जो सिविल जज है। इसके ऊपर मैंने उनको लिखा, यूट्यूब को बताऊंगा कि इसके ऊपर सिविल जज के ऊपर सेशन जज है, सेशन जज के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर है डिवीजनल बेंच है, डिवीजनल बेंच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये उसके ये कुछ 6-7 टीयर्स बनते हैं। तो आप एक मजिस्ट्रेट के ऊपर तो पाकिस्तान में फैसला नहीं मानता तो बाकी जगह क्या मानता, डिसमिनेंट, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये फैसला है 4 जून को। इससे तकरीबन 6 महीने पहले मैं 3 महीने कैद काट जी जी। अच्छा, उस 3 महीने की कैद के अंदर इन्होंने मेरे 2018 से लेके सारा यूट्यूब जो है छाना, सारा ट्विटर छाना और मेरे खिलाफ एक केस बनाया कि इसने ये करता है, वे करता है, वो करता है। अब इसके ऊपर ना हाई कोर्ट ने जो मेरी बेल ऑर्डर किया है, ठीक है, वो बड़ा पढ़ने वाला है। ये जो 3 माह की कैद के बाद 3 माह की कैद बेल ऑर्डर किया है जज साहब ने, उसमें भी सबसे पहली बात यह है कि उसने सारे FIA के अफसरान को सामने बुलाया। इसमें गालिबन वो अली ज़िया बाजवा साहब, जज अली ज़िया बाजवा साहब। आप क्यों नौकरियां खराब करते हैं? नहीं, वो लिखा हुआ है, फैसला वेबसाइट पे पढ़ा, कोई भी पढ़ सकता है। तो उसमें उसने लिखा है कि उससे सबको बुलाया, यानी उस लेवल पे उसने कहा जी कि मोहसिन रजा भट्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, द सैयद हशमत कमाल डायरेक्टर FIA, मोहम्मद सरफराज एडिशनल डायरेक्टर FIA, अली यजदानी असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, एजाज खलील असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, आसन। अच्छा, एक तो उसने ये कहा है कि आपने जो सारा कुछ किया है इसमें ना अपने फोरेंसिक रिपोर्ट है ना कुछ और चीज़ है, आप बताएं किया क्या है आपने, ठीक है। उसने कहा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड इज सर्टनली साइलेंट on where the seized mobile phones were stored and under whose custody, raising concerns about the chain of the custody. The learned law officers and the investigating officers have candidly conceded that the chain of custody is not substantiated by the record. उसने कहा कि उन्होंने बड़े खामोशी से कहा कि सर हमें तो पता ही नहीं किसके पास मोबाइल चला गया, किसके पास नहीं। अब उसने कहा चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसने कहा जाओ लाओ क्या, उन्होंने मेरे ट्विटर के और यूट्यूब के सारे अकाउंट जैसा सामने पेश किए। उसने पता क्या कहा है, The petitioner's alleged post on X accounts neither glorifies an offense related to terrorism or any individual convicted of such person. ठीक है, does it promote the activities of any prescribed organization or group? उसने कहा कि इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर कोई ऐसा फिक्रा मुझे नहीं मिला कि जिसके अंदर इस बंदे के बारे में ये आप साबित कर सको कि इसने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। In these circumstances, the petitioner's involvement in an offence of the cyber terrorism as punishable under Section 10 of the remains a matter of the further inquiry. Further inquiry करोगे तो ठीक है। उसके बाद the appraisal of the account reflects that alleged post on X account at the most may shall not constitute contempt of a court। वो काजी फाइज साहब के बारे में जब मैंने उनके and nothing beyond, उसने कहा कि इसमें ये मेरे 2018 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड का तो ये फैसला है। ये 6 महीने में मैंने क्या जुर्म किया है कि जो मजिस्ट्रेट साहब को FIA को नजर आ गया। हालांकि 6 महीने में मैंने मतलब ज्यादातर इंटरनेशनल मौजूदात के नहीं, मजिस्ट्रेट को नहीं नजर आया होगा, FIA को। जी जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और फैसला किया व्हाट्सएप के ऊपर, वेदर द मटेरियल alleged shared in a private WhatsApp group of the close friend constituted public sharing। उसने कहा कि ये जो 3 लोग हैं वो कहते हैं ये ड्राइंग रूम की गुफ्तगू है, इसको तुम पब्लिक शेयरिंग कैसे कहते हो। व्हाट्सएप के अंदर अगर 10 लोग, मेरा फैमिली का ग्रुप है, दूसरे जो या मेरी उसका उन्होंने पेश किया था ना ये वीडियो में, हाँ शेयर कर, तो वो एक ज़ाहिर बात है 10,000 गलत बात है हम कर। तो 1-2 तो ये मैंने दोनों जो फैसले जो हैं ये मैंने यूट्यूब को भेजे हैं और मैंने यूट्यूब को कहा है कि पहली बात तो ये है कि मैं आई एम योर पार्टनर, ठीक है, हम कमाते हैं, वो तो यूट्यूब हिस्सा लेता है अपना, यूट्यूब खाती है। जी बिल्कुल ऐसे। अगर यूट्यूब के जो कंट्रीब्यूटर ना हो
तो ये ऐसी है कि अखबार में अगर लिखने वाला ना हो तो अखबार क्या करेगा जी। अखबार में तो पकौड़े खाए जाएंगे, तो यूट्यूब में पकौड़े खाए जाएंगे। मैंने कहा मैं आपकी जो पूरी की पूरी ये यूट्यूब जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है इसको मैं मुकम्मल तौर पे एडहेयर करता आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने मेरा जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि आपकी गाइडलाइन जो है मैं उनको मानूंगा। इन गाइडलाइन के अंदर सबसे है कि स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, यानी उसमें स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस, स्कैम पॉलिसीज, इम्पर्सन, मैं किसी की तस्वीर बना के लगाता हूँ, इम्पर्सनेशन करता हूँ, एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी की उनकी भी है, पे लिस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो हैं स्पैम नहीं होना चाहिए। सही है। दूसरा उन्होंने कहा सेंसिटिव कंटेंट, न्यूडिटी, कोई नंगी तस्वीर वो भी नहीं है, ठीक है। थंबनेल पॉलिसी, ऐसे थंबनेल के जो शॉकिंग जैसे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं मुख्तलिफ के वो भी है। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, बच्चों के बारे में कोई वो भी मैं, सुसाइड सेल्फ, फिर उसके बाद वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट वो भी नहीं है। रेगुलेट, उसके बाद यह है कि रेगुलेटेड गुड्स, जिसे सेल ऑफ द इलीगल, मतलब असला बेच रहा हूँ या यूरिन बेच रहा हूँ, उसके अंदर वो भी नहीं है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन, मैंने कभी इन्फॉर्मेशन की सूरत हाल ही नहीं, हम तो एक तर्क वो करते हैं, मेरा न्यूज़ चैनल तो नहीं, एनालिटिकल चैनल, और उसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात, और ये यूट्यूब को मैंने लिख के भेजा है कि एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक कंटेंट, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑन कम्युनिटी गाइडलाइंस एम टू मेक यूट्यूब ए सेफर कम्युनिटी, ठीक है, एक बेहतर। समटाइम्स कंटेंट दैट वुड बी अदरवाइज वायलेट द कम्युनिटी गाइडलाइंस मे स्टे ऑन द यूट्यूब, वो रखा जा सकता है when it is educational, documentary, scientific और artistic। ये पाकिस्तान का भी कानून है जिसके ऊपर मैं 16 साल कॉलम लिखता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे ना मेरे खिलाफ, जब गए थे, मैं जब गया था तो मेरे खिलाफ उन्होंने कहा था कि ये तो कॉलम लिखता है, तो मैंने कहा कॉलम के अंदर ये है कि नो सच परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ द कंट्रीब्यूशन इज साइंटिफिक, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी। अगर वो साइंस की बात कर रहा है, आर्टिस्ट की बात कर रहा है, लिटरेचर, तो मैंने कहा था मेरा कॉलम का कोई एक फिक्रा निकाल के दिखाएं जो लिटरेचर में नहीं आता। आप हबीब जाला को लिटरेचर से आउट करेंगे, आप फैरन फैर को लिटरेचर से आउट करेंगे, आप कार्ल मार्क्स को लिटरेचर से। इस पे मेरे ज़हन में बात आई कि ये जो भी आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ के सुनाई है, हाँ, इनको जो वायलेट करते हैं वो महफूज हैं। जो वो सारे के सारे वो चल सारे के सारे। एक और चीज मैं बताऊं आपको कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्री बनती है 1971 के ऊपर, अच्छा, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप बेशुमार चीजें, तो वो यूट्यूब की गाइडलाइन, क्योंकि वो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री होगी, या बांग्लादेश को डॉक्यूमेंट्री बनाता है, या इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है जिसमें फॉर एग्जांपल आप पार्टीशन के कुछ चीज़ें सीन्स दिखाते हो और वो ज़रूरी हैं दिखाने के लिए अपने आप को, तो नहीं वो नहीं। सेकंड वर्ल्ड गजा के ऊपर किस तरह की सूरत, अगर तेरे को उसको भी उस खाते में ले जाते हैं तो वो, लेकिन उसके बावजूद ही मैंने कहा ये तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से आप मुझे बताइए कि मैंने वायलेट क्या किया। उसके बाद ये मैंने पूरी रिपोर्ट उनकी निकाली है कि जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स को वो है उन्होंने वो किया। उसमें सबसे पहले जो हाँ जो टोटल चैनल रिमूव जो हैं ये तकरीबन 28 लाख हैं। ठीक है, यूट्यूब की हिस्ट्री में टोटल अब तक की जितनी भी यूट्यूब की हिस्ट्री है कि उन्होंने 28 लाख के करीब चैनल्स रिमूव किए, 2.8 मिलियन ऑलमोस्ट। अच्छा इसके बाद जो है कि टोटल वीडियोस रिमूव्ड, ये तकरीबन 8 मिलियन वीडियोस जो हैं ये तकरीबन 8 मिलियन के करीब उन्होंने वीडियोस रिमूव जो निकाल के बताया कि ये जो 8.6 मिलियन ऑलमोस्ट, हाँ जी 8.6 86 लाख। अच्छा उसके बाद जो है कि उन्होंने अब आते हैं पाकिस्तान के जो लोकल लॉ, क्योंकि उसमें यूट्यूब कहता है कि एज पर आर लोकल लॉ ऑब्लिगेशन, लोकल लॉ ऑब्लिगेशन ये है कि जिस तरह आप किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह आप उस जगह पे लैंडिंग जो है राइट्स वो नहीं, आप इस एरिया के अंदर वो कह सकते हैं कि ये यूट्यूब चीज हमारे ना चलाओ। ये नहीं हो सकता कि तुझे यूट्यूब कहीं से बंदा बना के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बैठ के एक यूट्यूब अपलोड करता हूँ अपना चैनल वीडियो जो है, और अपलोड कहाँ से हो रही है, वो तो अमेरिका से हो रही है, पाकिस्तान से तो नहीं हो रही। इन्होंने तो बेसिकली अमेरिका को हुक्म दिया ना ये करो, तो वो एक लैंडिंग राइट्स के हिसाब से जिस तरह आप एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, ड्रोन का बताना पड़ता है, इस सब एयर स्पेस है, इस कंटेंट में आप उसको रोक सकते हैं। इस तनाजुर में तो सर रोके जा सकते हैं कि एक बंदा बाहर शेल्टर लेके बैठा हुआ है, वो हाँ वो है और वो कंटेंट नहीं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस मुल्क में हूँ, आप इधर हैं, मैं इस मुल्क में हूँ, मैं इस मुल्क से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे तुम अदालत में तो बुलाओ,
मसला सारा ये है कि बदतरीन शिकस्त हुई है इनको मेरे 4 साल के यूट्यूब के कंटेंट से। जब उन्होंने पेश किया अदालत के सामने तो उन्होंने कहा ये चीथड़े लेके आए हो तुम। तो अब वो मुझे आपको पता है तो मेरी पेशी में आते ही नहीं, मैं जाता हूँ जाके हाजिरी अंगूठा मेरा एक रंगदार हो जाता है वो उसके साथ ऊपर लगा के उसका। अब इसमें तकरीबन 1 अरब जो है कमेंट के एक अरब 29 करोड़ कमेंट्स भी उन्होंने बुरे किसी में कमेंट किए हैं तो वो भी उन्होंने रिमूव किए। 1.3 बिलियन 1.29 एक तकरीबन 1.3 ठीक, 1 अरब 30 करोड़ कमेंट्स जो होते हैं वो भी। तो ये उनकी एक पॉलिसी है। अब सूरत हाल ये है कि ये मैक्सिमम ये करेंगे कि ये अगर कभी उन्हें यूट्यूब प्रेशर में, अव्वल तो मैंने यूट्यूब को ये लिखा है कि भाईजान आप बेसिकली यो पार्टनर तो आपको तो बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। आप एक किस्म की, यू शुड नॉट बिहेव लाइक ए रियासत, स्टेट तो नहीं है आप तो एक कारोबार कर रहे हैं और कारोबार आपका इंटरनेशनल है। तो कल को तो होगा ये कि अगर 200 मुल्क है ना तो 180 जो हैं वो कहेंगे ब्लॉक कर दो तो आप उधर क्या छनकना, दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, हो जाते हैं। अच्छा उसमें हो भी रहा हूँ इंशाल्लाह। यूट्यूब भी कहती है दूसरा चैनल, मतलब हमारे एक दोस्त अली हैदर का उन्होंने चैनल ब्लॉक किया था उसकी वजह से, फलस्तीन, और उसने जो अगला बनाया तो उससे ज़्यादा तेजी से लोग। तो इनको अंदाज़ा नहीं कि ये जो चीज़ें होती हैं, अब ये जो लोग थे ना जिन्होंने नहीं भी इनका चैनल देखना था वो अगले 3-4 दिन देखेंगे। दूसरा VPN ऑफ और मेरे 19% जो थे वो मेरे व्यूअर थे इंडिया से, ठीक है। अब उन्होंने VPN देखना शुरू कर दिया। अब VPN में इंडिया के अगर इश्तिहार का रेट 1 रुपया है, इंडियन रुपी है, तो VPN कहां से लगेगा? स्वीडन से, नॉर्वे से, अमेरिका से, तो उसका रेट होगा 8 रुपए, 7 रुपए, $1। तो मेरी जो इनकम है इस महीने के अंदर यूं शूट की है कि जिसका आप सोच नहीं सकते। तो एक तो मॉनेटरी मैं कभी उसके लिए कभी गया नहीं, लेकिन असल मसला यह है कि एक तो ये बेसिकली ये सारा कजिया है। आई एम गोइंग इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। इनको पहले भी बदतरीन शिकस्त हुई है। मैं इंशाल्लाह आज मेरे अकाउंट्स का भी वहाँ सबमिट हो जाएगा, उनके वो भी इनके पास कोई है मतलब। अब देखें मेरा पेंशन अकाउंट, मेरी बीवी का पेंशन अकाउंट, हम दोनों के, मेरी तकरीबन 2.5 लाख पेंशन, मेरी बीवी की तकरीबन 1 लाख पेंशन, 3.5 लाख रुपए से एक घर चलता है। मैं यूट्यूब ना भी 3 महीने में जेल में रहा हूँ तो उसी पेंशन से घर चला है ना, किसी और जगह जमा पूंजी से है। और पूरे के पूरे फिर मेरी बहन के एक पेंशन है, वो उसकी EOBA की पेंशन है, बूढ़ी औरत है। फिर उसमें वालिद की भी पेंशन उसी के अकेले, क्योंकि उसने शादी नहीं की थी उसके। फिर मेरी एक दूसरी बहन की पेंशन, फिर एक भाई का अकाउंट है, बेटे के अकाउंट दूसरे। तो ये बंद कर दिए। उनको ये समझते हैं कि शायद इन अकाउंट बंद करने से लोगों का रिस्क जो है रुक सकता है। ऐसा होता नहीं। मैंने इसलिए वो रज़ाक़ुल कुव्वतुल मतीन की आयत लिखी थी। अल्लाह कहता है मैं राज़िक़ हूँ और कुव्वत वाला राज़िक़ हूँ, छुप के किसी को नहीं पकड़ाता जेब में पैसे ले ले, कुव्वत से कहता हूँ ये है तुम्हारा रिस्क और ये मैं तुम्हें देता हूँ। सर ये इस पे आखिरी सवाल, इसके बाद आगे चलते हैं सर, कि अगर ऐसा कर देते हैं, ये यूट्यूब बंद करते हैं, क्या आपके ज़हन में देखिए रेमेडी, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक इसमें कि इनको लगता है या ये जो कर रहे हैं इस वजह से एक वो नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा, इनके खिलाफ आवाज़ें दब जाएंगी। दूसरा ये है कि आपके पास क्या चॉइस है? जी मेरे पास चॉइस तो बहुत है, ज़ाहिर बात है। वेबसाइट पे जा सकते हैं, यूट्यूब का नया चैनल शुरू कर सकते हैं, और बहुत खुद यूट्यूब का अपना नुकसान है बेशुमार है। देखिए सिवाय पाकिस्तान के बाकी तमाम मुल्कों में सियासतदान जो हैं इसी सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्शन लड़ते हैं जी। टिकटॉक से जरिए, यूट्यूब चैनल, ये जो ट्रम्प का इलेक्शन है किसकी चर्चित था इसी ये मुश्किल यहाँ पर पाकिस्तान में है। उसकी वजह पता है क्या है? पाकिस्तान में कंटेंट बनाना नहीं आता। जिन बेचारों को ये लाखों रुपया तनख्वाहें दे के करते हैं उनको सिवाय गालियां देने के आता कुछ नहीं। यानी आप उनको सिर्फ ये रखा हुआ है कि औरिया मकबूल जान एक ट्वीट करे और नीचे उसको माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दो। और वो 1200-1300 लोग हैं, अगर एक दिन बैठ के उनको 1200-1300 को ब्लॉक कर दें तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसकी हिसाब नहीं। 14 लाख मेरे फॉलोअर हैं ट्विटर के। 14 लाख फॉलोअर में अगर मैं 200 बंदे जो भौंकने वाले हैं उनको ब्लॉक करूं तो फिर 200 नए खरीदने पड़ेंगे ना, 200 को नए एम्प्लॉय करना पड़ेगा, 200 को नए अकाउंट, तो वही एक भागम दौड़ लगी रहती है। इसी तरह यूट्यूब के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो ये है असल मसला। तो बहरहाल एवेन्यूज बहुत हैं। बच्चे के मैं जब पहली दफ़ा जेल गया था, जो उठाया गया था बल्कि, तो वे मेरी एक वेबसाइट थी जिसमें मेरे सारे कॉलम थे, उसके मेरे यूट्यूब लिंक्स थे, मेरे लेक्चर्स थे, मेरे जुमे थे, वो सारे के सारे उन्होंने वो ब्लॉक कर दिए हुए। तो उनको अंदाज़ा नहीं कि वो सारे का सारा कंटेंट तो मौजूद है।
मैं एक और पोर्टल ले लूंगा तो क्या कर लेंगे, सही। लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि यूट्यूब चल रहा था। इतनी एवेन्यू है, इतनी एवेन्यू है, और आप सोच नहीं सकते, मैं तो किसी जगह खड़े होकर प्रोग्राम शुरू करना शुरू कर दूं तो वहां से लोग इकट्ठे हो सुन लेंगे। बिल्कुल ऐसे। सर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने अब डिस्कस करनी है वो ये है कि एक्स फॉर्मली ट्विटर, उन्होंने एक एआई टूल इन्वेंट किया था कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके ऊपर गुज़िश्ता 2 दिनों से पाकिस्तान में 2 दिनों से बड़ा शोर मचा हुआ है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो तज्जियाकार, खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, साइंस लिटरेट या टेक लिटरेट होते हैं, बोलते हैं अपने आप को, उनको ये नहीं पता कि ग्रोक बेसिकली है क्या, वो इसे और गूगल को एक तो ये है कि मैं हूँ बेसिकली लेमैन, एक तो जरा सा आप खुद भी, मैं थोड़ा सा पढ़ा तो है, आप जरा सा पब्लिक को जरा सा आसान से आप बताएं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं कि ग्रोक है क्या। ये लोग समझते हैं ना कि ग्रोक जो है वो अरसलान ने जी बनाया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक चैट बोट है बेसिकली। इसमें आप कोई भी सवाल पूछते हैं, चैट बोट काफ़ी सारे डिफरेंट ऐप्स के भी हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये वो डाटा फैच भी करता है और आपको आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करता है। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो आपके मूड को अंडरस्टैंड करते हुए, आपकी ट्वीट्स को देखते हुए, क्योंकि पर्टिकुलरली ट्विटर के लिए बनाया गया हुआ है जी। वो जो पंजाबी में करता है, जो ब्राजीलियन में करता है, जो उसमें जवाब देता है, उसी में जवाब देगा और आपके मूड के अकॉर्डिंगली जिस तरह का सवाल होगा उसी तरह का वो जवाब देगा। अगर आपने कॉमिक मूड में किया उससे तो वो कॉमिक्स। एक और चीज का ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो इस वक्त सारा सैटेलाइट है उसके अंदर अरबों बाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो उसको वो सेकंड में सर्च करता है। जी एग्जैक्टली। और वो देखता है कि उरियम गुल जान को कल जो हम बैठे हुए थे तो ट्वीट कर रहे थे, उसके ऊपर एक उन्होंने औरिया साहब ने ग्रो के मुतालिक कुछ ट्वीट की थी, तो फिर उसके ऊपर लोगों ने भी सवालात पूछना शुरू कर दिए। तो किसी ने औरिया मकबूल जान साहब के मुतालिक सवाल किया तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था, औरिया मकबूल जान की आवाज़ इसलिए ख़तरा है कि वो करप्शन और सियासी मुदाखलत को बेनकाब करते हैं, कि इसका असर लाखों मजहबी और कदामत पसंद पाकिस्तानियों पर है। ये ना वो रिप्लाई, क्योंकि कोशिश वो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम एआई ग्रोक बेहतर हो जाएगा तो वो उसकी रब्त भी एक कायम होना चाहिए। बहुत सारे चैट बीटी पता नहीं क्या क्या निकाला है, वह बात है। और ये इतने बड़े डाटा में से निकाला नहीं जा सकता जी। तो अब अच्छा, असल मसला ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता तकरीबन कोई 100 साल इंडो पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज ने एक तस्वर बनाया था कि जो पॉपुलर लीडरशिप है ना वो मजहबी तबकात से दूर हो। अच्छा। और अगर मजहबी तबकात से दूर नहीं होगी तो होगा ये कि फिर वो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ द लॉ और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएंगे। इसीलिए सारी की सारी जितनी भी पार्टियां हैं उसको राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नॉट ओनली मुसलमान बल्कि इंडिया में भी, अच्छा, इंडिया में भी उन्होंने जो नेहरू की जो पॉलिटिक्स थी उसको हिंदुत्वा वाली उस पॉलिटिक्स से दूर रखा। ठीक है। और वो हिंदुत्वा की जो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ नहीं आई, यहाँ तक कि अम्बेडकर आ गया था जो कि सेकुलर था, दलित का था, लेकिन वो लोग नहीं आए थे जो कि सावरकर और ये लोग थे जिन्होंने आरएसएस बनाई थी। बल्कि नेहरू ने उनको कोशिश की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम ये आपको बिलीव नहीं। कायद आज़म से लेके अब तक कायद आज़म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान, ये 3 बुनियादी तौर पर लीडर्स हैं कि जो पॉपुलर हुए हैं। तीनों के नज़दीक जो है फटकने नहीं दिया गया रिलीजियस पॉलिटिक्स को। एक बाकायदा घेरा डाला गया कि कायद आज़म को घेरा जाए। मसलन फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर कायद आज़म पॉपुलर होने लगा था तो अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे ना, यूनियनिस्ट पार्टी के ये लोग जो थे कि जो यहाँ सर खिजर-ए-यात और सिकंदर जनाब पैक्ट जो हुआ था, खिजर-ए-यात को था जो जिसके खिलाफ जुलूस निकाला था, तो जो बड़ा मशहूर है कि 6 घंटे के जुलूस के बाद उनका ताज़ा खबर आई है तो खिजर साडा पैक्ट, तो सारे नून टवाने दौलताने फलाने ताने सारे उसमें शामिल हो गए। और उसमें हुआ ये कि इस दौरान उन्होंने वो जो रिलीजियस लोग थे उनके खिलाफ कायद आज़म का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करवाया। और वो अब तो रिपोर्टें बहुत आम हो गई हैं। आप कभी, मैंने तो पढ़ी हैं रिपोर्टें, जो डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्टें जो हैं इंडियन म्यूटनी के बाद लिखी गई हैं कि कैसे हम तुम मौलवियों को जाके कहा करते थे कि ये कायद आज़म जो है ये तो कुत्ते पालता है, ये शराब पीता है, ये पोर्क खाता है, और वही बातें जो इमरान खान के बारे में आज की जाती हैं। और कायद आज़म को दूर इसलिए रखा गया। अगर उलमा इकराम हमारे जो उस वक्त ज़रा सा भी सेंस
बिजनेस का काम लेते तो आप सोच नहीं सकते कि जो उन्होंने 18 महीने जेलें काट के करारदाद मकासद बनाई है, कायद आज़म के साथ बैठ के वो पहले दिन कर लेते। कायद आज़म के साथ वो क्या खुद करता था ना, खोटे सिक्के, इसीलिए खोटे सिक्के थे कि बुनियादी तौर पर कायद आज़म का जो अल्लामा इकबाल का जो सूरत हाल थी वो बड़ी कमाल थी इस मसले के अंदर, बड़ी क्लैरिटी थी उसके अंदर कि हम कैसा निज़ाम चाहें। उसके बाद आती है आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तो एक ख़ास पर्टिकुलर मुहिम के तहत उसको इकट्ठा किया गया था उलमाए कराम को। और आप खुद सोचें कि उस दौरान में वो एक, हम तो उसको कहते हैं 70s के अंदर बाकायदा यौम शौकत इस्लाम मनाया गया था। और एक होते थे शेर अली खान साहब वज़ीर होते थे, नवाब पटौदी के भाई जो हैं, अच्छा, ये जो क्या नाम है, करीना कपूर के जी चचा ससुर के पता नहीं क्या वो, जी ठीक है, हाँ ये यहाँ रहते थे, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो वो बड़े इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन और ये वो सारा कर, ये पहले दिन से ना ये सारे जितने भी सेकुलर लिबरल थे इन्होंने कहा था कि एक लफ्ज़ क्रिएट करते हैं नज़रिया पाकिस्तान, और नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम से दूर, शरीयत से दूर। जब कहेंगे शरीयत नहीं, नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान क्या, कायद आज़म का पाकिस्तान, कायद आज़म का पाकिस्तान कैसे चलता, वो उसमें कन्फ्यूज़ कर देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो वो नहीं कर पा सकते थे, वहाँ तो आपको इतराज़ में, यहाँ तो कायद आज़म पे इतराज़ हो सकता था ना, कायद आज़म तो ऐसा नहीं चाहते, सेकुलर चाहते थे। तो उसको फिर उसने शेर अली ने भी दोबारा डाला, ये तस्वर दिया था बिल्कुल आगाज़ के अंदर, पूरे के पूरे फैज़ अहमद फैज़ और हमीद निज़ामी और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, इन सारे लोगों ने मिलकर दिया था। इश्तियाक़ कुरैशी इसके अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है, किताब भी लिखी। फिर उसके बाद चिराग इराक़ का 1960 में नंबर आया था, उसमें भी यही उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान का नाम लिया था, और 1960 के दिसंबर में मेरा ख्याल है। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि दूर रखा जाए इनको। तो सारे मौलवी जो थे भुट्टो को कम्युनिस्ट, हालांकि भुट्टो कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता था, उसके इर्द गिर्द लोग जमा हुए थे। भुट्टो फ्यूडल आदमी था, करोड़ों एकड़ जमीनें, सारे के सारे सिंध के अंदर सारे उसके साथ लोग थे। आगे जो उसने भुट्टो ने कम्युनिज्म के साथ किया, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक महाद बनाया ताकि किसी भी तौर पर, लेकिन इनके साथ इनको होता पता क्या है, ये पॉलिसी बनाते नुकसान इन्हीं को हो जाता है। हुआ ये कि इन्होंने भुट्टो के खिलाफ, तो भुट्टो को अपने आप को जिसे कहते हैं उनकी रिटेलिएशन से बचाने के लिए, पॉपुलैरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको जुमे की छुट्टी करनी पड़ी, उसको रेस कोर्स पे पाबंदी लगानी पड़ी, उसको शराब के सारे ठेके ठूके सब खत्म करने पड़े। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन भुट्टो की है, आज अगर कहीं फंसे हुए हैं सारे लोग जो हैं एंटी इस्लाम, तो पाकिस्तान के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंसे हुए। उससे उनको इकट्ठा करके, उनको मौलवियों को सारों को कट के उसने एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कादियानियों को अक़लियत करार दिया, ये सारा कुछ। उसके बाद यही हुआ था कि भुट्टो को फिर ज़ियाउल हक को भी बात है पॉपुलैरिटी के लिए मौलवियों को साथ रखना पड़ा। इमरान खान के साथ भी यही हुआ। इमरान खान के साथ तो पहले दिन से इनको अंदाज़ा था कि ये एक पॉपुलर लीडर जो है बिल्टअप हो रहा है। आप देखें कि जमात इस्लामी के खासतौर पर जमीयत के लोगों ने कभी अपने यूनिवर्सिटी में आने से किसी लीडर को नहीं रोका, सिर्फ इमरान। फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मजीद जो है वो चीज़ें जो थी इनको उसको अलहदा करने, उसको मलाइन करने के लिए, आपको पता है कि जिस केस के ऊपर 6 जज जो हैं उन्होंने ख़त लिखा था, उनको थ्रेटन किया गया, तो क्या था, वो टेरियान का केस था कि किसी न किसी तरह से प्लान मजहबी तौर पर मलाइन किया जाए। हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे कि जो नहीं चाहते थे कि इमरान खान का कोई भी छोटा मोटा पॉजिटिव इमेज भी बने। तहरीक करीब आने लगी थी, लेकिन उसको उन्होंने फ्यूरियस सूरत हाल के अंदर, आप होते कि उनका जो आखिरी एग्रीमेंट हुआ था किसके ज़माने में, शायद खान अब्बासी के ज़माने में होता, इमरान खान का नोट बांटते हुए सारे एक्शन जो है वही हुए हैं। खादम सैन रिजवी साहब जो हैं उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पर कहीं पर आखिरी उनका था जब उनकी पार्टी को उनको बैन करवाया गया, उनको सब कुछ किया गया, और सबको पता कौन करवा रहा था, इनको भी पता। तो मैं उसके अंदर नेगोशिएशन में शामिल था, मैं 2 दफ़ा साद रज़वी से मिला भी वहाँ। ठीक है। उसके बाद साद रज़वी जुलूस इमरान खान ने आके ना ऐलान करना था सुबह 10 बजे, मैं और एजाज चौधरी साहब जो थे वो गए थे, और एक सेनेटर एजाज चौधरी जो आजकल जेल में, कि हम 3 चीज़ें मुतालबात तकरीबन मान लिए थे कि इनका वो ख़त्म भी हो जाएगा, पाबंदी भी खत्म हो जाएगी, इनके जो शेड्यूल 4 के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ अदालतों का खत्म रहेगा, वो अदालतों में चलता जाएगा। वो 11 बजे 1 बजे सुबह था, लेकिन इमरान खान को फिर घेरा ले लिया और सारे लोगों ने इस मामले को ख़राब करना चाहते थे। फिर उनको आप देखें कि उनको कहा गया आप निकलो। वो जब निकलने गए तो गुलाम मोहम्मद डोगर बस है, गुलाम मोहम्मद डोगर ने कहा मैं गोली नहीं चलाऊँगा। तो गोली कहाँ चली, जैसे क्रॉस करते हुए आप शेखुपुरा के हदूद के अंदर दाखिल हुए थाने के अंदर, तो वहाँ शदरे का वो इलाका जब शुरू होगा तो वहाँ वो गोली चली, इनके भी लोग शहीद हुए, उनके भी लोग मारे गए, सब कुछ हुआ। वो जाके कामोकी में बैठ गए, कामोकी में फिर एक्शन
होने की हुआ। फिर उसके बाद आगे जाके वो जब वहाँ, तो उनको पता चला कि अब तो फोर्स हमारे हाथ से निकल गई। तो वहाँ पर उन्होंने, जब चनाब में बैठे हैं तो बाजवा साहब का फ़ोन है, उनके भाई मेरे पास आए, उनको उन्होंने कहा मैं आप वहाँ खड़ा हूँ उसके ऊपर, अपने वालिद की कब्र के ऊपर, मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये तो राना सनाउल्लाह ने वहाँ बेचे हुए हैं कुछ लोग हैं जो कादियानी, मुझे कहते हैं कि ये कादियानी है तो मेरे खिलाफ। तो उसमें गुफ्तगू हो रही थी, तो फिर साद रज़ी को हाईजैक करके और मुफ्ती मुनीब वगैरह, और उसके बाद उनको लेके जाया गया। और फिर उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि वो सारे का सारा मामला, जो सारे का सारा चीज़ें जो नीचे हो रही थी, वो अब सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर डालते हैं। ठीक है। तो वो उसका मुझे पता है क्यों कैसे डाल के, उसके अंदर भी जो लोग उनके अंदर घुसे हुए हैं वो उनको भी पता है हमारे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इमरान खान को, अब इस वक्त मैं हूँ या मौलाना तारिक जमील है, जो किसी ने, दोनों को मलाइन किया जाता है। और मेरा ख्याल है तीसरा कोई मजहबी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब थोड़ा सा बोलते हैं, बाकी और तो कोई ऐसे, बाकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बदल जाते हैं। मिर्जा जो था, क्या मोहम्मद अली मिर्जा, वो पहले इमरान खान के हक में था। अच्छा, मैंने एक दफ़ा उनका इंटरव्यू किया था, तो मेरे ज़हन में ये सवाल था लेकिन मैं पूछ नहीं सका, और मेरा ये हंच नहीं, खैर मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो ये है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी से हटती है तो वैसे ही वो भी थोड़ा सा नहीं, मिर्जा साहब जो है ना बेसिकली एक मरंज किस्म के, बेसिकली मिर्जा साहब अगर बनी उमैया और बनु अब्बास के दौर में होते तो इंतहाई एक आजिज़, मस्कीन और हुकूमत के साथ चलने वाले बंदे होते। तो अगर अकबर, शहनशाह अकबर के दौर में होते, नहीं, उनका तो बनु उमैया बनु अब्बास के साथ मसला है ना। वो कभी भी ये वाली उनकी सूरत हाल ना होती। हाँ, वो बड़े आराम से जो जिस तरह उनका रवैया ना, उनको कभी इनकलाबी सोच उनके अंदर नहीं है। तो सैयदना इमाम हुसैन का नाम तो बहुत लेते हैं और उसके बाद सब कुछ, लेकिन जो इस वक्त उनका रवैया है उससे मुझे अगर अल्लाह ताला उन्हें उस जमाने में पैदा करता, जिस ज़माने में बनी उमैया और बनु, तो मुझे लगता है कि उनका जो ये मरकज़ है, जेलम का जो मरकज़ है, इसके ऊपर बाकायदा मंसूर खलीफा का और उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की बाकायदा इनायात होती हैं और बाकायदा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन एक बात है कि उनको आजकल का नौजवान, आप मुझे लड़वाना चाहते हैं उनके साथ? नहीं सर, मैं भी आपके साथ ही, मैं उनका बड़ा पुराना उनका दोस्त हूँ। मैं जो वक्त के साथ साथ मुझे उन पर एक बड़ा होता है कि उनके अंदर एक जज्बातियत का लेवल जो हो गया, मैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हूँ, इस तरह का जज्बातियत का लेवल जो होता है वो बंदे की रैशनल थिंकिंग को बड़ा ख़त्म कर देता है। सर इंशाल्लाह फिर नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगले एक प्रोग्राम में। आप कमेंट में सवाल ज़रूर पूछते रहिएगा, इंशाल्लाह एक नशिस्त में आपके सब जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।